हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम वेबर की थियरीज को पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उनकी नेक्स्ट थियरी को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे सामाजिक वर्ग का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये जो सामाजिक वर्ग है, ये वेबर ने इसकी परिभाषा किस तरीके से दी है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू वेबर, अगर हम सामाजिक वर्ग को समझने की कोशिश करें तो जैसे मार्क्स थे, तो मार्क्स ने आर्थिक आधार पर बताया, लेकिन वेबर ने वर्ग को सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं बताया। आर्थिक के साथ साथ उन्होंने इसमें सामाजिक राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनको भी जोड़ा, उनके आधार पर भी वर्गों को बताया। तो सामाजिक वर्ग के वेबर ने 3 प्रकार बताए हैं, मेनली कि 3 प्रकार के सामाजिक वर्ग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला वेबर ने बताया जो वर्ग होता है वो होता है सामाजिक आधार पर, जो समाज में होते हैं। समाज में वर्ग किस तरीके के होते हैं? प्रतिष्ठा समूह तरीके के। प्रतिष्ठा समूह मतलब कि जिनकी जो जीवन शैली है वो एक तरीके की होती है। जो लोग एक ही तरीके की जीवन शैली जीते हैं वो एक तरीके के प्रतिष्ठा समूह में आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक तौर पर कौन कौन से वर्ग? प्रतिष्ठा समूह। जैसे कि कोई डॉक्टर्स हैं तो उनकी जीवन शैली एक जैसी है, तो उनका प्रतिष्ठा समूह एक जैसा हो जाएगा। और जैसे कोई टीचर हैं तो उनकी लगभग जीवन शैली एक जैसी होती है। तो एक जैसी जीवन शैली वाले लोग वो सामाजिक रूप से तो वो प्रतिष्ठा समूह में जाएंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने आधार बताया राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार पर वेबर ने कहा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो आती हैं सामाजिक वर्ग के तौर पर। उसमें राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां जो कि क्या करती हैं, शक्ति का या सत्ता पाने का एक आधार होती हैं। वैसे ही आर्थिक आधार इन्होंने बताया। आर्थिक आधार पर जो आर्थिक वर्ग होते हैं, जो क्लास कहलाती है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो उच्च हो जाता है, जिसके पास थोड़ा कम पैसा होता है वो निम्न क्लास का हो जाता है। तो जो पैसों के आधार पर, जो आर्थिक स्थिति के आधार पर जो होता है वो वर्ग में आता है। समाज में किसको कितनी प्रतिष्ठा मिली हुई है, किसकी कितनी जीवन शैली कैसी है, उस आधार पर सामाजिक जो वर्ग है वो प्रतिष्ठा समूह, किसको कितना प्रतिष्ठा मिलती। प्रतिष्ठा कैसे मिलती है? जीवन शैली से, लाइफ स्टाइल से। और राजनीतिक आधार पर जिसको जितनी ज्यादा शक्ति मिली होती है, जितना ज्यादा वो पावरफुल होता है, उसको सत्ता मिली होती है, वो राजनीतिक तौर पर उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। इसमें आते हैं राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक पार्टियां। अब वेबर ने बताया कि ये जो वर्ग हैं इनका निर्धारण कैसे होता है। तो वेबर के अकॉर्डिंग वर्ग का निर्धारण होता है जीवन शैली से। और ये जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, ये कौन निर्धारित करता है? हमारी बाजार स्थिति। तो बाजार को इन्होंने एक संस्था माना जो कि व्यक्ति को एक सामाजिक वर्ग बनाने में सहायता करती है, उसकी जीवन शैली बनाने में मदद करती है। मतलब कि किसी के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, अब उसके पास पैसा ज्यादा है तो वो चीजों को खरीद भी जा सकता है। बाजार में वो जाएगा तो वो खरीद भी ज्यादा सकता है चीजों को। तो जितना ज्यादा जो खरीद सकता है, मतलब उपभोग, इसको बाजार का मतलब उपभोग, कि जो जितना ज्यादा उपभोग कर सकता है उसकी जीवन शैली उतनी ही अच्छी होगी। जीवन शैली कैसे बनती है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगो, अच्छे तरीके से रहने लगो, अच्छा सा घर हो, कार हो, बंगला हो, सब कुछ हो, तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी मानी जाती है। तो ये कैसे आएगी? बाजार स्थिति से, कि आप कितना उपभोग कर रहे हो, आपके पास कितना पैसा है और आप कितना उपभोग कर रहे हो। तो जो बाजार होता है ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति की जीवन शैली कैसी होगी। तो बाजार ही निर्धारित करता है कि वर्गों का निर्माण किस तरीके का होगा। तो जीवन शैली या फिर बाजार स्थिति निर्धारक होती है व्यक्ति की वर्ग स्थिति का, वर्ग परिस्थिति का। अब ये जो जीवन शैली है ये जिनमें समान होती है, मतलब जो एक ही जीवन शैली के होते हैं, तो उनको वेबर ने समान वर्ग कहा। कि एक तरीके की जिनकी बाजार स्थिति एक तरीके की है, जिनकी लाइफ स्टाइल एक तरीके की है, तो वो सेम वर्ग में आ जाएंगे, समान वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि आर्थिक क्षेत्र में 4 प्रकार के वर्ग होते हैं। वेबर ने आर्थिक क्षेत्र में कितने वर्ग बताए? 4 प्रकार के। कौन कौन से बताए? पहला बताया बुर्जुआ। बुर्जुआ माने कि जो पूंजीपति होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो अपना पैसा लगाता है फैक्ट्रीज वगैरह में। जो पूंजीपति लोग होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, इनकी बाजार स्थिति बहुत अच्छी होती है, उपभोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये सबसे उच्च माने जाते हैं आर्थिक क्षेत्र में।
तो ये बुर्जुआ लोग। दूसरे होते हैं स्वायत्त वसन बुर्जुआ। अब इनके पास पैसा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दिखावे के लिए ये लोग उपभोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे जैसे पूंजीपति आ गए, नेता लोग आ गए, तो अब स्वायत्त वसन में आ जाएंगे जो हाई सैलरी वर्किंग टाइप के जो लोग हैं वो लोग आ जाएंगे, कि इनके पास पैसा ज्यादा नहीं है लेकिन सम्मान इनको प्राप्त होता है समाज में, और इनको दिखावा बनाना पड़ता है, कि दिखावे के लिए उपभोग करना पड़ता है, तो इनको बोलते हैं श्वेत वसन बुर्जुआ। ठीक। नील वसन बुर्जुआ। अब नील वसन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनको सैलरी इनसे भी कम है। श्वेत वसन में तो पैसा थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे सैलरी और ज्यादा कम है, लेकिन दिखावे के लिए ये लोग भी, यहाँ पे कर्मचारी लोग आ जाते हैं। नील वसन में कौन आ जाएंगे? कर्मचारी लोग आ जाएंगे। यहाँ पे है बुर्जुआ यानी पूंजीपति। फिर पूंजीपति और ये श्रमिक के बीच की जो होती है ये श्वेत वसन बुर्जुआ है। इसको बोल सकते हो आप प्रोलेतेरित वर्ग। ठीक है, ये बोल सकते हो। तो ये आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नील वसन में एक तरीके के जो कर्मचारी लोग होते हैं, जो वेतन भोगी होते हैं, वो लोग आ जाते हैं, कि उनको भी अपना सम्मान बचाए रखने के लिए उपभोग करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है, जबकि इतना पैसा इनके पास होता नहीं है। अब सबसे जो निम्न स्थिति होती है वो होती है चौथे नंबर पे श्रमिक, जो डेली डेली काम करता है, उसको जितना पैसा मिलता है उसी में वो अपना खाना पीना जो भी है सारा कुछ उसी में मैनेज करता है। तो सबसे लास्ट में आता है श्रमिक। तो 4 प्रकार के वर्ग, बुर्जुआ, श्वेत वसन बुर्जुआ, नील वसन बुर्जुआ और श्रमिक, ये बताए मैक्स वेबर ने। उसके बाद मैक्स वेबर ने बताया कि जो वर्ग संघर्ष है ये चीज नहीं होती है। मतलब मैक्स वेबर ने वर्गों को तो बताया कि समाज में वर्ग विद्यमान हैं, लेकिन वर्ग संघर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष को इन्होंने नकार दिया। वर्ग संघर्ष किसने बताया था? मार्क्स ने। लेकिन इन्होंने कहा कि मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये गलत है। वर्ग संघर्ष नहीं होता है, 2 वर्गों में संघर्ष नहीं होता। क्या होता है? कंपटीशन होता है, वर्गात्मक प्रतिस्पर्धा होती है वर्गों के बीच में। वेबर ने कहा कि गला काट प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। वो लोग, उन्हें एक होड़ होती है कि कौन किससे आगे निकल जाए। प्रतिस्पर्धा का मतलब हुआ कि एक आगे निकलने की होड़, कि मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा, मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है, आगे निकलने की होड़ होती है। तो वर्गात्मक प्रतिस्पर्धा को इन्होंने स्वीकार किया, वर्ग संघर्ष को नकार दिया इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये एक प्रकार के संगठित समूह होते हैं। राजनीतिक दल को वेबर ने क्या माना? एक तरीके के संगठित समूह हैं जिससे कि शक्ति प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक दल शक्ति प्राप्त करने का आधार होते हैं, एक तरीके के संगठित समूह के रूप में ये शक्ति प्राप्त करने का आधार होते हैं। अच्छा, वेबर ने ये बताया सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसी को इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण में भी बता दिया कि सामाजिक स्तरीकरण के 3 ही आधार होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सिर्फ ना तो आर्थिक होता है और ना ही सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक, ये तीनों को इन्होंने बराबर महत्व दिया कि सामाजिक आधार पर भी जो संसरण होता है वो देखने को मिलता है, ऊंच नीच की भावना जो होती है देखने को मिलती है, राजनीतिक आधार पर भी देखने को मिलती है और आर्थिक आधार पर भी। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये 3 स्तरीकरण के आधार वेबर ने बताए सामाजिक वर्ग के जो अपने सिद्धांत में। अगली थ्योरी है सत्ता एवं शक्ति। ये क्या होती है? सत्ता एवं शक्ति क्या होती है? तो शक्ति का मतलब होता है, वेबर ने बताया कि कोई ऐसा चांस, वो चांस जिसमें कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति को करवा सके। मतलब एक व्यक्ति है वो दूसरे से अपनी इच्छा पूर्ति करवा सके, ये होती है उसकी शक्ति। अब जैसे मेरी इच्छा है कि आप लोग पढ़ाई करो, अब मेरे में इतनी क्षमता हो, इतना वो अवसर मुझे मिले कि मैं अपनी इच्छा आप लोगों से मनवा सकूं। ठीक है, यही है वेबर के अकॉर्डिंग शक्ति की। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सके, अपनी इच्छा को पूरा करवा सके, अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करवा ले। इसको इन्होंने कहा कि शक्ति का कुल योग। मतलब कि मेरी शक्ति है प्लस में कि मैं चाहती हूं आप ये काम करो। ठीक, क्या है? करो। आपकी शक्ति है कि नहीं करो।
अब इन दोनों को अगर मेरे में ज्यादा पावर है तो ये इक्वल में आपको ये काम यदि करना पड़ रहा है तो फिर क्या होगा कि ये है शक्ति का कुल योग। मतलब कि आप चाहते हो कि नहीं करो और मैं चाहता हूं कि आप ये काम करो, तो उसके बाद फिर क्या है कि आपको ये काम करना पड़ रहा है। इतनी मेरे में क्षमता है कि आपको करना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है। मैं बोल रही हूं तो पढ़ो, तो आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज है कि मेरे में वो शक्ति है। अगर नहीं है तो आप उस काम को नहीं करोगे। तो किसी की इच्छा के अगेंस्ट अपनी इच्छा मनवा लेना, आपका मन नहीं है फिर भी वो आपसे काम करवा लेना, यही कहलाती है शक्ति। ठीक, शक्ति के वेबर ने 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला बताया परंपरागत, दूसरा वैधानिक, तीसरा चमत्कारिक और चौथा बताया दमनात्मक शक्ति। परंपरागत शक्ति जो कि परंपरा के आधार पर लोगों के हाथ में आ जाती है। परंपरा के आधार पर जैसे किसी माँ को अधिकार मिला होता है कि वो बच्चे को कुछ भी बोल सके, किसी पिता को अधिकार मिला होता है कि वो अपने बेटे को कोई भी आदेश दे सके। तो ये होती है परंपरा के आधार पर शक्ति मिली हुई है, कोई परंपरा के आधार पर कोई भी चीज की वो करवा सके। अब वैधानिक शक्ति किसके हाथ में होती है? जिसको औपचारिक नियमों के आधार पर, संवैधानिक नियमों के आधार पर, लिखित नियमों के आधार पर कोई शक्ति मिलती है। जैसे कि देश का राष्ट्रपति है, वो किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो वो जो ऑर्डर है वो उसका वैधानिक शक्ति कहलाएगी कि उसको विधान के द्वारा उसको शक्ति मिली है। ठीक है, तो वो वैधानिक शक्ति कहलाएगी। तीसरा चमत्कारिक शक्ति। चमत्कारिक शक्ति निहित होती है किसी व्यक्ति विशेष में, किसी विशेष व्यक्ति में। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं कि आपको उसकी बातें माननी पड़ती हैं। जैसे किसी महापुरुष को ले लो, वो कोई चीज बोल देता है तो लोगों में इतना ज्यादा भरोसा आ जाता है, इतना ज्यादा विश्वास होता है कि वो उसकी बात को मानते हैं। कोई सेलिब्रिटी है, अब उसके आप बहुत ज्यादा फैन हो, वो कोई चीज आपको बोल दे कि ये काम करो तो आप वो काम करने लगते हो। जैसे सेलिब्रिटीज लोग हैं बॉलीवुड के, अब वो लोग कोई ऐड दे देते हैं कि ये टूथपेस्ट करने से ऐसे ऐसे होता है, या ये क्रीम लगाने से गोरा हो जाएगा इंसान, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप उनको मानते हो, आप उनके फॉलोअर हो, तो आप उनकी बात को सही मानोगे। अब उनमें वो विशेष गुण है, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं। जैसे कि गांधी जी का एग्जाम्पल ले लो, तो गांधी जी में कुछ ऐसे विशेष गुण थे कि लोग उनको फॉलो करना शुरू कर दिए। लोगों ने उनमें विशेष गुण, चमत्कारिक गुण देखे। अब ये जो शक्ति होती है ये उसी व्यक्ति तक सीमित होती है। वो व्यक्ति खत्म तो वो शक्ति भी खत्म। अब जैसे गांधी जी में जो शक्ति थी, जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले लोगों में भी हो। अब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, तो लोग मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, उनमें कुछ विशेष गुण हैं कि वो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो तो लोग उनको मान लेते हैं। उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने उनको मान लिया। तो मतलब एक विशेष गुण निहित होना। ठीक, उसके अंदर कुछ ऐसे अलग सी क्वालिटीज होती हैं कि लोग उस पर भरोसा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो यह व्यक्ति विशेष में निहित होती है। दमनात्मक शक्ति निहित होती है राज्य के पास। राज्य, राजा या फिर जो शासन करने वाला होता है उसके पास निहित होती है। कि दमनात्मक का मतलब हुआ कि दमन करना, नियंत्रण करना, कि अगर राज्य ने कोई नियम बनाया है, आप उसको नहीं मान रहे हो, तो वो आपको जबरदस्ती, दमनात्मक माने जबरदस्ती आपको वो काम करवाना पड़ेगा। अब लॉकडाउन लगाया गया, किसने लगाया? देश के संविधान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री ने लगाया। तो अब यदि उसको लोग नहीं मानते तो उसके पास अधिकार था, राज्य के पास ये अधिकार था कि राज्य पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा लोगों को वो रूल फॉलो करने के लिए बाध्य कर देता, तो लोगों को वो मानना पड़ता। तो दमनात्मक शक्ति होती है राज्य या राजा के पास या फिर शासक के पास। ठीक, तो 4 प्रकार की इन्होंने शक्ति बताई। फिर बताया इन्होंने कि जब शक्ति में वैधता आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सत्ता है। शक्ति के वैध रूप को हम बोलते हैं कि वो सत्ता है। अब ये वैधता क्या होती है? ये वर्ड वेबर ने बहुत ज्यादा यूज किया है। वैधता क्या होती है? वैधता कोई पद हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसमें एक ऐसा विश्वास आ जाए लोगों का कि लोग स्वयं ही उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तत्पर हो जाएं। जैसे मैं हूं, मेरे में आपका ट्रस्ट है तो मैं जो बोलती हूं आप वो करते हो।
ऐसे ही कोई पद हो, अब वो पद चाहे संवैधानिक हो सकता है या परंपरा के आधार पर हो सकता है या चमत्कारिक पद भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो कोई व्यक्ति या कोई पद, उसमें इतना ज्यादा ट्रस्ट आ जाए, लोगों का इतना ज्यादा भरोसा आ जाए कि जो वो बोले लोग स्वतः ही उसको फॉलो करना शुरू कर दे। जैसे किसी धर्मगुरु ने कुछ भी बोल दिया तो अब उसमें लोगों का विश्वास है, तो वैधता का मतलब हुआ कि एक ऐसा भरोसा आ जाना कि लोग खुद से ही तैयार हो जाएं कि वो उस कार्य को करेंगे। ठीक, तो उसको बोलते हैं वैधता मिल गई उसको। तो शक्ति का वैध रूप कहलाता है सत्ता। जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, लोगों में भरोसा आ जाता है कि हाँ ये चीज ठीक है, वैध माने ये चीज सही है, लोगों को लगने लगता है, उनको भरोसा हो जाता है, उनको लगने लगता है कि ये चीज जो बोल रहा है ये सही है। तो जब शक्ति में वैधता आ जाती है तो उसको बोलते हैं ये सत्ता बन गई। अब सत्ता कितने प्रकार की होती है, तो बेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए, परंपरागत, वैधानिक और चमत्कारिक। परंपरागत सत्ता, जैसे किसी के पिता सरपंच थे, अब परंपरा के आधार पर उसके पुत्र को भी बना दिया गया। या फिर कोई जनजाति का समुदाय ले लो, अब उस जनजाति में एक कोई जो मुखिया था उसका, अब उसके पुत्र को बाद में वही पद सौंप दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पिता थे, तो उसके बाद में वो पद कौन संभालेगा? उसका पुत्र संभालेगा। तो परंपरा के आधार पर कि ऐसा होता चला आ रहा है, इसलिए आगामी आने वाली पीढ़ी भी परंपरा के आधार पर इन चीजों को संभालेगी। तो ये हो गया परंपरागत सत्ता। वैधानिक सत्ता जो संविधान के द्वारा मिली हो, राष्ट्रपति की सत्ता है, प्रधानमंत्री की सत्ता है, मुख्यमंत्री की सत्ता है, जो लिखित नियमों के आधार पर बंधी हो। आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, उसको जो सत्ता मिली हुई है वो कैसी है? वैधानिक है। क्यों? क्योंकि उसको संविधान के द्वारा वो चीज मानी गई है और इसको आपको मानना ही पड़ता है। वैधानिक सत्ता को आप नकार नहीं सकते। ठीक। चमत्कारिक सत्ता क्या होती है? जो व्यक्ति विशेष के गुणों के आधार पर, जैसे कि सपोज दैट कि आप अक्षय कुमार को मानते हो, अक्षय कुमार आए बोले कि यहाँ पे भैया आ जाओ, हम मिलने आ रहे हैं, तो आप उसको मानते हो, आपका उसमें बिलीफ है, तो आप उसको मिलने जाओगे। वहां पे आप लोग जाओगे, जन समूह में एकत्र होगे, सारी कुछ चीजें करोगे, तो ये उसका चमत्कारिक। कोई धर्मगुरु है, अब उसके अंदर कुछ ऐसी सी चीजें हैं कि आप उसको फॉलो करते हो। अब उन्होंने बोल दिया कि भैया 4 बजे उठ जाया करो, तो आपका अगर भरोसा है तो आप 4 बजे उठ जाओगे, आप उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दोगे। तो किसी व्यक्ति विशेष के गुणों के आधार पर जो चीज लोग मानते हैं, चमत्कारिक सत्ता ये होती है। चमत्कारिक सत्ता में लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता, कि आप नहीं बोल सकते कि आपको करना ही करना है। जो व्यक्ति होता है चमत्कारिक गुणों वाला, वो सिर्फ कह सकता है कि ऐसा करो, बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन जो वैधानिक होती है, इसमें नियम जुड़े होते हैं, कुछ औपचारिक लिखित नियम होते हैं, तो यहाँ पे लोगों को बाध्य किया जा सकता है कि अगर राज्य जैसे आज्ञा दे रहा है कि आपको 4 बजे वहां पे एकत्र हो जाना है, तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो वैधानिक में राज्य बाध्य कर सकता है, जबकि यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं होती है। तो ये है वेबर का सत्ता और शक्ति और वर्ग का सिद्धांत। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और ये सारे के सारे नोट्स समझ करके इनको 15 मिनट दीजिए, एनालाइज करिए और समझ करके ये नोट्स अच्छे से सही से लिखते चले जाइए, ताकि जल्दी से हम लोग सारा कवर कर लें और उसके बाद कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लें और प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल इंश्योर हो सके। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।